फिलहाल जो है मेरे साथ भानु प्रताप जी हैं, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। पूरे देश भर में लगातार जो है इन्होंने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ रखा है। आज इनसे बातचीत करते हैं कि जो शाहीन बाग का पूरा मामला है, जहां पर कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि वहां पर जो एमसीडी है वो वहां पर बुलडोजर चला सकता है, जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा सकता है, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आई है कि वहां से जो है ड्रग्स का एक रैकेट पकड़ा गया, 30 लाख कैश पकड़ा गया और बताया जा रहा है इसका इंटरनेशनल जो है ये मामला अब हो गया है और आतंकवाद से भी इसके तार बताए जा रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं जो शाहीन बाग का मामला है, टारगेट पर जो है शाहीन बाग है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत ही एक सोची समझी साजिश के तहत है शाहीन बाग को निशाने पे लेना। जब आप कह रहे हैं कि भाई पिछले कुछ दिनों से लगातार ये हो रहे थे कि वहाँ बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, बुलडोजर वगैरह चलेगा, एमसीडी कार्रवाई करेगी, तो ये जो है उस बुलडोजर को सही ठहराने के लिए ये एक झूठ का जो है ना एक पुलंदा बनाया गया है। ये यूं कहें कि ये झूठे सबूत इकट्ठे किए गए हैं ये सब करने के लिए, जो ये ड्रग्स वगैरह का मामला जो बनाया जा रहा है। ये इंटरनेशनल रैकेट से अगर जुड़ा है तो जो मुंद्रा पोर्ट पर सितंबर के महीने में पिछले साल जो 21,000 करोड़ रुपए की अडानी के एयरपोर्ट उस पे पोर्ट पे अडानी के जो बंदरगाह है मुंद्रा वाला, उस पर जो 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसका क्या हुआ? क्या वो अंतरराष्ट्रीय वो नहीं था? क्या मतलब इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी जाए, 3,000 किलो थी वो, सो वो इंटरनेशनल उससे जुड़ी हुई कि यहां ये तरह से आपने पकड़ के इसे आप इंटरनेशनल ड्रग्स से जोड़ रहे हैं। तो ये सब पूरी साजिश है। साजिश बहुत सीधी सीधी है। इस देश में मुसलमानों को निशाने पर लेके जो सरकार कार्रवाई कर रही है, लगातार मुसलमानों को बदनाम करने की, मुसलमानों को मारने की, मुसलमानों को टारगेट करके उनके घर मकान दुकान तोड़ने की साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। की कार्रवाई है, अगर कहीं इस तरह के पदार्थ पाए जाते हैं तो कार्रवाई करें, तो इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों देखा जाता है? नहीं, ये इसमें हिंदू मुस्लिम ही है। ये कार्रवाई ऐसी नहीं है कि उसकी कार्रवाई है, एनसीपी की कार्रवाई है, जिसकी भी कार्रवाई है नारकोटिक ड्रग्स एंड कंट्रोल की है। नारकोटिक ड्रग्स एंड कंट्रोल का तो हाल ये है कि इस देश में जितने लाख करोड़ की वो आती है हर साल, जो ड्रग्स आते हैं उसमें मैक्सिमम 90% ड्रग्स का कारोबार वहां है और वहां बढ़ गया है जहां पर इनके जो है इसके एनसीबी के जो है ना वो ऑफिसेज हैं, जो इनके जोनल ऑफिस हैं, हेड ऑफिस है, वहां पर ये बुरा हाल है। तो क्या कर रहे हैं जब इनके हाथ कायम में जाते हैं इनके, ये क्या करती है एनसीबी जो ये सारे सब कुछ कर रही है? तो ये सब सोची समझी प्लानिंग के तहत है, पूरा मुस्लिम समाज को बदनाम करने की और फिर बदनाम करके इसी को आधार बना के उनके घर मकान, बिल्कुल वो ये सारा आप जानते हैं आप सारी चीजें। तो आर्यन खान का मसला भी था, वो भी इसी तरह का था, उस पर तो बेचारे पे कुछ भी नहीं निकला था, तब भी उसको इतने समय जेल में रहना पड़ा। जांच हो, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो, बट जांच हो तब ना। और जांच भी निष्पक्ष हो। बात यह है कि जांच अभी है नहीं और निष्पक्ष जांच का कोई मतलब नहीं है, और उससे पहले ही ये माहौल बनाया जा रहा है कि अब कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, ये होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पीछे तर्क ये दे रही है सरकार और सरकार के लोग, जहां पर जो बाहरी लोग जो यहाँ पर घुसे हुए हैं, जो घुसपैठिया है, जहां पर वो लोग हैं उन इलाकों में कार्रवाई होगी, और जो सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जो अतिक्रमण किया हुआ है, सड़कों पर अपना सामान रखकर जो लोग काम कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो तो इसमें दिक्कत क्या? देखो मैं बोलूंगा तो अभी बुरी लगेगी, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं, अगर अतिक्रमण की बात है ना, इस देश में हजारों नहीं लाखों की संख्या में मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं कहता, दिल्ली और एनसीआर के अंदर ही, दिल्ली और एनसीआर की बात कर रहा हूं, जो पार्क है, पब्लिक के पार्क्स हैं उनमें, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनमें पिछले करीब 10 से 15 साल के बीच में करीबन 20,000 मंदिर बने हैं। इसी दिल्ली और एनसीआर की बात मैं कर रहा हूं। सो आप किसकी बात कर रहे हैं? अतिक्रमण। और दूसरी बात यह है कि अगर वाकई में अतिक्रमण पर आप बुलडोजर चला रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी रिपोर्ट आई है 2020 की ही रिपोर्ट है शायद, उसमें हाई कोर्ट में पेश की गई थी कि यहां पे 11 जो वो है एमपी हैं, मतलब जो पूर्व एमपी और वो है सरकारी अधिकारी कर्मचारी, उन्होंने तकरीबन 500 के लगभग जो जमीनें हैं वो है मकान वगैरह उन पे कब्जा कर रखा है। ये रिपोर्ट है, बाकायदा रिपोर्ट दी गई है, हाई कोर्ट में दी गई है। तो ये जो सारी चीजें, अगर ये चलना हो कि जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है,
जो गैर कानूनी इस तरह के कब्जे किए हुए हैं, अतिक्रमण किया हुआ है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आधी से ज्यादा दिल्ली जो उसमें कचरे के ढेर में बदल जाएगी, वो सारी की सारी जो टूट के जा पड़ेगी, ये स्थिति है। लेकिन सर यूपी में भी योगी जी जो है वहां पर भी जो माफिया राज है उसको खत्म करने के लिए कहा जा रहा है कि भाई गांव में भी अगर जो तालाब वालाब है उसका जो किसी ने उस पर कब्जा किया उस सबको छुड़ाने के लिए सड़कों पर अगर लोग कब्जा कर रहे थे तो ये सफाई कर रहे हैं। नियत पर आप सवाल उठा? नहीं, नियत बिल्कुल नियत पे सवाल उठाया जाएगा। ये आपकी कार्रवाई निष्पक्ष कार्रवाई है नहीं, ये आपकी कार्रवाई एक पक्षीय है। जहां भी हो रही है मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, जहां भी जिस जगह भी कोई भी कार्रवाई हो रही है, जहां भी हो रही है गरीब के खिलाफ हो रही है। जो अतिक्रमण, गरीब बेचारा क्या अतिक्रमण करेगा? अतिक्रमण जिन्होंने कर रखे हैं, जो सरकारी बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, पूर्व जो रिटायर्ड जो अधिकारी हैं उनसे पूछो, और ये पुलिस के, सीबीआई के, एनसीबी वगैरह इनके जो है नेता हैं, मंत्री हैं, इनसे पूछो ना किस किस का अतिक्रमण कर रखा है। जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उन्होंने कितना कितना अतिक्रमण कर रखा है, उनसे पूछो ना, उनके घर पे चला के देखो ना बुलडोजर, तब पता लगेगी। लेकिन वहां नहीं चलाएंगे, वहां चल भी नहीं सकते क्योंकि वो इनके अपने आदमी हैं और वो पैसे पे इन सबको खरीद के अपनी जेब में रखते हैं। ठीक है सर, एक बड़ा मामला देखने को मिल रहा है, जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और बिजली का संकट जो है वो गहरा गया है पूरे देश भर में। देखा जा रहा है पावर कट लग रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हमारे पास बैकअप में कुछ नहीं है। यूपी में स्थिति जो है बेहद खराब बताया जा रहा है, जितना होना चाहिए उसका 30% कोयला बच गया है। तो जो स्थिति खराब होती जा रही है, इसके पीछे आपको क्या तर्क समझ? सरकार है जिम्मेदार, कुछ भी है। तर्क क्या है? सीधा सीधा सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें तर्क की जरूरत ही नहीं है। भाई कोयला तुम्हारे पास में है, और सरकार तो अपनी यारों को दे रही है, कोयला वगैरह सारी चीजें दे रही है, और पावर जो है मैक्सिमम सरकार के यारों के पास में है। तो क्यों कमी हो रही है? क्यों पावर कट हो रहा है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सरकार और सरकार के यार। वो क्यों नहीं इसको सारे को सुचारू रूप से चलाते हैं? कोयले की कमी क्यों हो रही है? जब कोयला सा हमारे देश में कोयले का भंडार है पूरी तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाहर से भी हम कोयला मंगाते हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्यों हो रही है सारी चीजें? इसका मतलब यह है कि सरकार फेल है और विपक्ष हाय तौबा कर रहा है। ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है जिस तरीके। तो फिर पावर कट काहे को हो रहा है? विपक्ष हाय तौबा कर रहा है तो पावर कट काहे को हो रहा है? तो आम आदमी पार्टी सरकार क्यों कर रही है दिल्ली में? गया कोयला खत्म हो गया, हमारे पास कोयला नहीं है, कहां से आएगा? तो ये सब जो चीजें हो रही हैं क्यों हो रही है? ये स्थिति है। तो जब पूरे देश भर में हो रही है तो क्या देश भर में पूरे में विपक्षी है? देश भर में कम से कम 12-13 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है, वहां भी ये स्थिति है। आपने उत्तर प्रदेश का जब जो जिक्र किया तो उत्तर प्रदेश में भी यही है, भाजपा की सरकार है। मतलब साफ है कि सरकार अपने किए गए जो काम जो है उसकी जिम्मेदारी है उन पर पूरी तरह से फेल है। सरकार को हिंदू मुस्लिम से ही फुर्सत नहीं है। सरकार को इस देश में दंगा कराने की ही नीति बनाने और दंगा कराने के लिए ही सारे काम करने से ही फुर्सत नहीं है। तो बाकी और क्या काम करेगी ये सरकार? लोगों की भलाई के लिए कोई एक काम नहीं है। ये तो आप बिजली संकट की बात कर रहे हो, क्या बिजली संकट है? क्या शिक्षा का संकट है? क्या जो मेडिकल फैसिलिटी है, डॉक्टर, दवाई और अस्पताल का संकट है? और क्या किसानों का संकट है? क्या मजदूरों का संकट है? क्या महिलाओं की स्थिति उसका संकट है? कोई एक चीज थोड़ी है। क्या बेरोजगारी, बेतहाशा बेरोजगारी है। बेरोजगारी जो है जिस तरह से है, और रोजगार का संकट जितना भयानक इस देश में आज की तारीख में हो चला है, मैं समझता हूं उससे बड़ा संकट तो और कोई हो ही नहीं सकता है। सो ये जो सारी चीजें सब सरकार की देन है। सर मोदी जी कह रहे हैं कि जो डीजल वगैरह पेट्रोल जो है हमने तो कम किया है, जो विपक्ष वाले ये सब नहीं सस्ता कर रहे हैं, उनको जो है जनता को राहत देनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष है क्या? कर्नाटक में विपक्ष है क्या? हिमाचल प्रदेश में विपक्ष है क्या? पूछो आप इनसे। दिल्ली में विपक्ष है क्या? कहां कहां? हरियाणा में क्या विपक्ष है क्या? मतलब किन किन जगह? मध्य प्रदेश में कौन विपक्ष है क्या? आप पूछो ना इनसे कहां कहां किस किस की बात कर रहे हैं ये जो। और बिहार में कौन? बिहार में विपक्ष है क्या? ये जो कहने वाली बातें हैं, अफसोस के प्रधानमंत्री कहते बंगाल जो है वो राहत नहीं दे रहा है, और जो दूसरे जो भी महाराष्ट्र राहत नहीं दे रहा है ना। इनका नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश कितनी राहत दे रहा है, हरियाणा कितनी राहत दे रहा है, मध्य प्रदेश कितनी राहत दे रहा है, कर्नाटक कितनी राहत दे रहा है, असम कितनी राहत दे रहा है। इनका भी बताओ ना। इनका जिक्र नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से एक पक्षीय बात करते हैं, और प्रधानमंत्री निष्पक्ष न थे, न है, और न ही कभी होंगे। सो प्रधानमंत्री की जो नीयत है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान पहले से ही लगा हुआ है। वो जो कहते हैं हमेशा अपने पक्ष को, अपने आप को बचा के, और सारी गलतियों की जो सारा भार है वो विपक्ष पे डाल के
सारी बातें कहते क्या हैं हमेशा। आपको लग रहा है कि आज भी सरकार जो है विपक्ष की भूमिका में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन बातों से तो ऐसे ही लगता है कि हर चीज पे सरकार तुम्हारी है, सब कुछ कंट्रोल तुम्हारा है, तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, जिम्मेदारी तुम्हारी है और उसके लिए तुम जिम्मेदार बनाते हो विपक्ष को। तो ऐसे लगता है कि जैसे पहले विपक्ष में काम करते थे आज भी विपक्ष में बैठे हैं। कई लोग कहते हैं विपक्ष में बीजेपी बढ़िया काम करती है, जो आज का विपक्ष है अगर उसको देखे तो वो निकम्मा है उसी तो लोगों को इन्हें विपक्ष में बैठा देना चाहिए। आने वाले चुनाव में लगातार लोगों को जब ये है कि विपक्ष में बढ़िया काम करते हैं, अच्छी बात है, तो इनको विपक्ष में ही बैठा देना चाहिए। तो हिमाचल में चुनाव आने वाले हैं और जो गुजरात में चुनाव आने वाले हैं इस साल, बैठाओ इन्हें विपक्ष में। अगले साल 4 राज्यों में और चुनाव आने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, बिठाओ इन्हें विपक्ष में। पब्लिक को अगर लगता है बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं विपक्ष लाग भी मत छोड़ो इनको। सर एक मामला है उत्तर प्रदेश से, किसान की जो है मौत हो जाती है, उसके ऊपर 50,000 का कर्ज था और उसके बाद जब वो उसकी मौत हो जाती है, ये सारे जो उसने जो झेला जिस तरह से, और उसकी जमीन की भी जो है नीलामी होती है और उसके बाद फिर प्रशासन कहता है कि हम आपको 10 लाख की जो है मदद देंगे। तो इसके पीछे आप क्या लॉजिक समझ रहे हैं? 50,000 के लिए एक तरफ जान चली जाती है और फिर कह रहे हैं कि भाई 10 लाख की मदद। वो 10 लाख के तो अपने आप को बचाने की वो है सारी कार्रवाई। जब आप पूरी तरह से घिर गए हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है कि एक भी व्यक्ति अगर प्रदेश में और देश में भूखमरी से मरता है, बिना भोजन के मरता है या आत्महत्या करता है कर्जे की वजह से, किसान आत्महत्या करता है, जो मजदूर है वो आत्महत्या करता है या जो बेरोजगार युवक है वो आत्महत्या करता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। और जब सरकार ऐसे मामले सामने आते हैं और सरकार नंगी होती है, सरकार की तरफ जो उंगलियां उठने लगती हैं, सवालिया निशान खड़े होते हैं और सरकार जब गिर जाती है तो ये 10 लाख की कार्रवाई करती है। अरे तुम 10 लाख ने उसे पहले उसका कर्जा माफ कर देते, उसके घर में देखते कि रोजी रोटी है कि नहीं है, उसकी व्यवस्था करते, 10 लाख की भी क्या जरूरत है? 7 लाख में काम चल जाता। तो कहते हैं कर्जा माफ कर करके तो बेड़ा गर्क हो गया इकोनॉमी का। कर्जा माफ कर करके तो ये यार जो है जिनके जो 9 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ किया है, मोदी जी ने खुद किया है अपने इस 8 साल के कार्यकाल में, उन यारों को क्यों कर्जा माफ किया जाता है? क्यों उनको लाखों करोड़ रुपए की सालाना टैक्स में छूट दी जाती है? क्यों दी जाती है? मतलब किसान और मजदूर का अगर जरा सा कर्जा आप माफ करते हो, उसमें तो ये देश की जो आर्थिक हालत खराब हो जाती है। और जब तुम यारों का लाखों करोड़ रुपए माफ करते हो, उसमें नहीं होती। जब उनका एनपीए होता और बढ़ते बढ़ते एनपीए जो है मतलब 10 लाख करोड़ भी पार कर जाता, तब कुछ नहीं है दिक्कत। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये क्योंकि लोगों को ये सारी चीजें मालूम नहीं है, जानकारी उन्हें नहीं है, इसलिए सरकार ये सारी चीजें कर रही है। अगर पब्लिक को ये सारी चीजें पता लग जाएं तो पता लग जाएगी इनको कि कैसा रिएक्शन होता पब्लिक का। सर मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह को जो 20 सुझाव दिए थे कि भाई आप कैसे जो है महंगाई वगैरह को कम कर सकते हैं, अब लोग कह रहे हैं कि अब मोदी जी उनको लागू कर सकते हैं। मोदी जी कभी लागू नहीं करेंगे। मोदी जी जिस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, उसमें ये सारे सुधार और ये सारी चीजें, या देश की इकोनॉमी बेहतर हो, या देश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, या लोगों को रोजगार मिले, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो, यहाँ के हॉस्पिटल्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह ये सब बेहतर हो, किसानों की स्थिति मजबूत हो, यहाँ पे मजदूर जो उसकी स्थिति बेहतर हो, ये सारी चीजें मोदी जी के एजेंडे में नहीं है। वो तो कह रहे कि मोदी जी के लिए सशक्त बना रहे हैं, सोने की चिड़िया बना रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं, और मोदी जी ने तो गरीबी देखी है, गरीब माँ के बेटे हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं देखा, और जो देखा है तो मैं समझता हूं उस सब के बावजूद भी यह हाल अगर किया जा रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का और कुछ हो नहीं सकता। एक तरफ व्यक्ति कहता मैंने देखा है, तो फिर कर क्यों नहीं रहे तुम? जब तुमने देखा, आज तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में, फिर उस स्थिति को बेहतर करने के लिए क्यों काम नहीं करे? कोई भी काम नहीं है। देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग आज की तारीख में बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। वैसे भी यह सरकार 120 करोड़ लोगों को तबाह करने पर तुली है, लेकिन आज की तारीख में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। यह स्थिति है। सो कौन सी स्थिति बेहतर हुई है? क्या भिखारी बन के, भूखा रह के, अशिक्षित होके यह देश विश्व गुरु बनेगा क्या? ऐसे विश्व गुरु बनता है क्या? ठीक है सर, फिर घूम फिर के वही सवाल और वही जवाब। तो क्या आपको लग रहा है कि जीत तो फिर भी सरकार वही रही है, ईवीएम का मुद्दा कहां तक जाएगा? नहीं, ईवीएम से ही जीत रही है, और ईवीएम का मुद्दा वहां तक जाएगा जब तक ईवीएम को उखाड़ के नहीं फेंक दिया जाएगा। जब तक इस देश की चुनाव प्रणाली से ईवीएम को खत्म नहीं कर दिया जाएगा,
बंद नहीं कर दिया जाएगा, ईवीएम का आंदोलन वहां तक जाएगा। और केवल यही बात नहीं कि ईवीएम ही हटाई जाए, ईवीएम के साथ साथ और भी चुनावी सुधार जो हमारे इस आंदोलन में शामिल हैं वो सब लागू होंगे, वहां तक जाएगा। तो सर अभी क्या आपको लग रहा है कुछ राहत मिल सकती है जनता को? नहीं, राहत तो सरकार के हाथ में, सरकार चाहे तो राहत दे सकती है, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। और यह सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि लोगों को राहत मिले। यह सरकार तो लोगों को भिखारी बनाने पर तुली हुई है, यह सरकार तो लोगों को अशिक्षित बनाने पर तुली हुई है। कितना टैक्स होना चाहिए, कितना, आखिर कोई लिमिट तो होगी। और उस टैक्स में से एक ही व्यक्ति जो इस देश का प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा पैसा उसी व्यक्ति पर खर्च हो रहा। ऐसा क्या है उस व्यक्ति पर जितो इतना पैसा खर्च होना चाहिए? मतलब एक तरफ करोड़ों की आबादी जो है भूखी मर रही है और एक तरफ एक व्यक्ति है, उसकी मौज मस्ती में कहीं कोई कमी नहीं है। ये जो सारी चीजें इन्हें देखने की जरूरत है। क्या सर आपको क्या रोड मैप है, क्या प्लानिंग है? आगे चुनाव भी आ रहा है गुजरात का और हिमाचल में, किस तरह? नहीं देखिए, जो जनता के मुद्दे, हम तो जनता के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, उठाएंगे और उठाते रहेंगे जब तक उनका हल नहीं निकाला जाएगा। और इन सब में जो हमारे साथ में है वो ईवीएम का मुद्दा इन सब में सर्वोपरि है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा है और बहुत मजबूती से उठेगा और हम उठा रहे हैं। और जो महंगाई का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी उठा रहे हैं हम लगातार। ठीक इसी तरह से हम लोग जो शिक्षा है उसका मुद्दा उठा रहे हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका मुद्दा उठा रहे हैं, किसान और मजदूर की आवाज हम उठा रहे हैं। इस देश में जैसे भी जो भी चीजें हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो सरकारी जो कर्मचारी हैं रिटायर हो गए, उनकी जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था है उसका मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं। तो जनता से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं वो सब हमारे मुद्दे हैं, उनको उठा रहे हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा और सबसे पहला मुद्दा है वो हमारा है ईवीएम का मुद्दा। उसे हम टॉप प्रायोरिटी पर लेकर चल रहे हैं, उठा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है ईवीएम है, जब तक बीजेपी रहेगी, ईवीएम हटते बीजेपी खत्म। तो है सर बीजेपी विरोधी मोर्चे में सबसे अग्रणी आप रहते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या बीजेपी को जो है ईवीएम के हटाने के बाद ही बीजेपी को हरा जा सकता है? नहीं, निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं। ईवीएम के बिना नहीं हरा सकते। नहीं, ईवीएम अगर रहेगी तो आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। बहुत सीधी सी बात है, हर कोई जानता है। मोदी जी से पूछ लो, अगर ईमानदारी से बता दे, हालांकि वो बताएंगे नहीं क्योंकि बेचारे झूठी बोलते हैं, जब भी बोलते हैं तो सच वो बोलने की हिम्मत नहीं है उनमें। पर अगर वो सच बोले तो बता देंगे हम तो जीती ईवीएम से रहे, और तो नहीं तो कुछ भी आता नहीं है। इसलिए ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है बीजेपी को हटाने के लिए। आखिरी सवाल सर शाहीन बाग से जुड़ा है, क्या कमेंट, क्या कहना? नहीं देखिए, मैं समझता हूं शाहीन बाग के लोगों को, इस देश के तमाम लोगों को जो निष्पक्ष विचारधारा रखते हैं और जो इस देश में सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं, भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, इंसाफ की आवाज जो उठाते हैं, निष्पक्ष रूप से संघर्ष करते हैं, उन सभी लोगों को ऐसे मुद्दे पर अगर शाहीन बाग के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो सब लोगों को इकट्ठा होकर इसका पूरे देश भर में विरोध करना चाहिए। क्योंकि यह कार्रवाई निश्चित रूप से मुस्लिम समाज को परेशान करने के लिए, उसे तबाह करने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए, उसे कलंकित करने के लिए सारी कार्रवाई है। अगर कार्रवाई होती वाकई में ईमानदारी से होती, निष्पक्ष होती, तो सबसे पहले कार्रवाई होती अडानी पर। लेकिन अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं है। अडानी मोदी जी के सबसे बड़े यारों में एक है, दुनिया में 5वें नंबर का अमीर हो चुका है, और इसके अलावा सब कुछ सारा अडानी की ही झोली में सब कुछ डाला जा रहा है लगातार। और सबसे बड़ी, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अडानी किस स्थिति में पहुंच चुका है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आता, बोरिस जॉनसन जब आए हैं यहां पे, बोरिस जॉनसन को लेने देश का प्रधानमंत्री नहीं जाता, कोई मंत्री नहीं जाता, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं जाता, अधिकारी नहीं जाता। कौन जाता है? अडानी जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कर रहे थे कि भाई बिचौलिया को हटा ही दिया। किसको? हाँ बिल्कुल भाई, बिचौलिया को हटा दो या कुछ कर दो, सीधी सीधी अपने उनसे जो वो हो गए साठगांठ हो गई है, सीधी डील हो जाएगी, और जो बीजेपी को आना है उसके हिसाब से वो सब वहां चला जाएगा। क्या लग रहा है अच्छे दिन आने वाले हैं? भैया अच्छे दिन तभी आएंगे जब भाजपा सरकार को हटा दिया जाएगा। जब तक भाजपा सरकार है, कितने और बुरे दिन आ सकते हैं इस बात की तो पूछो, यही सवाल पूछने लायक है कि और कितने बुरे दिन आएंगे। तो मैं कह सकता हूं बहुत बुरे दिन आएंगे, इतने बुरे दिन आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। देश तबाह होगा। बिजली संकट बढ़ेगा या कुछ समाधान? वो तो सरकार के ऊपर है, सरकार चाहेगी तो समाधान कर लेगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो बढ़ेगा ही। तो थे मेरे साथ भानु प्रताप जी ने साफ तौर से कहना है कि आज जो स्थिति देश भर में पैदा हो रही है, चाहे वो बिजली संकट हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम हो, उसके पीछे जो है बीजेपी सरकार की जो है नाकामी है, सरकार का फेलियर है, और पिछले 8 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें जो है सरकार की विफलता रही है, जिसकी वजह से आज स्थिति पैदा हो रही है। आपकी क्या राय है पूरे इंटरव्यू को लेकर? जरूर वीडियो को लाइक कीजिए।